जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। मणिपुर में भारत की फोर्सेस ने ब्रिज को उड़ाने वाली साजिश को किया नाकाम। डीआरडीओ ऑफिशियल ने कंफर्म किया कि वे काम कर रहे हैं 12 हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट्स पर। 31 मार्च तक मिलेगा भारत को पहला तेजस मार्क 1A। घातक यूसीएवी के फ्लाइंग टेस्ट बेड पर इंटीग्रेट करके कावेरी इंजन फ्लाइट टेस्ट के लिए तैयार। और कावेरी 2.0 के तहत इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के लिए बनाया जा रहा है स्वदेशी जेट इंजन। आज जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जहां इंडियन आर्मी का एक व्हीकल सड़क से स्किड होकर करीब 300 फीट गहरी खाई में जाकर गिरा था। और इस दुर्घटना में हमारे 5 वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिनके नाम हैं सूबेदार दयानंद, लांस हवलदार अनूप, नायक जी शुभम, सिपाही एन दिगंबर और सिपाही महेश। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन वीरों की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और आर्मी के जिस व्हीकल के साथ दुर्घटना हुई है, ये उस कॉन्वॉय का हिस्सा था जिसमें टोटल 6 व्हीकल्स थे और वे पुंछ के पास एक ऑपरेशनल ट्रैक से मूव कर रहे थे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है मणिपुर से, जहां स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर कार्रवाई करते हुए इंडियन आर्मी, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस ने एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन के दौरान 3.6 किलोग्राम तक के एक्सप्लोजिव्स, डेटोनेटर्स, कॉर्डेक्स और ऐसी अन्य एक्सेसरीज को बरामद किया है। और ये जो एक्सप्लोजिव्स रिकवर किए गए तो इन्हें इम्फाल चूराचंदपुर रूट पर एक पुल के नीचे प्लांट किया गया था, लेकिन इसे समय पर रिकवर करके भारत की फोर्सेस ने एक बड़ी ट्रेजेडी को टाल दिया है। भारत के हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी में 1000 हाईली कॉम्प्लेक्स टेस्ट के कंप्लीट होने पर 23 दिसंबर को सेंटर फॉर एडवांस सिस्टम्स ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज पर एक वर्कशॉप कंडक्ट करी थी। इस वर्कशॉप में इसरो, सीएसआईआर, आईआईएससी, आईआईटीज, एनआईटीज, डीआरडीओ इन सभी के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स शामिल हुए थे। और इसी दौरान कुछ ऐसी रिपोर्ट्स, कुछ ऐसी इमेजेस भी निकल के सामने आई है कि डीआरडीओ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के मामले में एक नहीं बल्कि कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिसमें एंटी हाइपरसोनिक जैसी मिसाइल्स भी शामिल हैं। और जबकि इसी दौरान डीआरडीओ के अपकमिंग हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट्स के मॉडल की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी, जिन्हें हमने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया है। और इन्हीं तस्वीरों में एक तस्वीर प्रोजेक्ट विष्णु के तहत विकसित किए जा रहे एक खास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की भी है। और जब किसी वर्कशॉप के दौरान मीडिया के साथ इंटरेक्शन में डीआरडीओ ऑफिशियल्स ने खुद ही कंफर्म किया है कि वे 10 से 12 हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और अब बेहद जल्द भारत के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स इन सभी को उड़ान भरता हुआ देखेंगे। और भारत की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जो हैदराबाद में स्थित यह अत्याधुनिक हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी है, ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है, जिसका उद्घाटन 19 दिसंबर 2020 को भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा किया गया था। और इस फैसिलिटी के इंपॉर्टेंस का अंदाजा भी इस बात से लगा सकते हैं कि पहले अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए हमें दूसरी कंट्रीज की फैसिलिटीज़ पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इसमें एक तो टाइम बहुत लगता था और दूसरा जो हमारा डेटा है उसका लीक होने का खतरा हमेशा रहता था। लेकिन अब जो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ है उन सभी की टेस्टिंग भारत इन हाउस करता है और जिस वजह से भारत के हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट्स को एक नई रफ्तार मिली है। भारत की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी HFCL ने तमिलनाडु के होसूर में डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। और HFCL की इस फैसिलिटी में HFCL द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए कुछ अलग अलग डिफेंस टेक्नोलॉजीज जैसे कि थर्मल वेपन साइट्स, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज, हाई कैपेसिटी के रेडियो रिले सिस्टम्स, सर्विलेंस रडार्स, तो इन सभी का प्रोडक्शन होगा। और कंपनी ऑफिशियल्स का कहना है कि ये फैसिलिटी आर्म्ड फोर्सेस के लिए वर्ल्ड क्लास डिफेंस टेक्नोलॉजीज को डिलीवर करने में मदद करेगी। और इस फैसिलिटी में एनुअल बेसिस पर 5000 थर्मल वेपन साइट्स, 2,50,000 इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज और 1,000 रेडियो रिले सिस्टम्स और ग्राउंड सर्विलेंस रडार्स का प्रोडक्शन हो सकता है। और HFCL के जो थर्मल वेपन साइट्स हैं वो स्मॉल आर्म्स जैसे कि राइफल्स, लाइट मशीन गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स, तो इन सभी के साथ भी पूरी तरह से कंपैटिबल हैं और ये हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग जैसी फीचर्स के साथ भी आते हैं। इसके अलावा BEML ने बेंगलुरु में आर्म्ड फोर्सेस के लिए एडवांस टेक प्रोवाइड करने के लिए फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। इसके अलावा एक अपडेट है भारत के स्वदेशी जेट इंजन प्रोग्राम कावेरी से जुड़ा हुआ, जिसमें GTRE की तरफ से अनाउंस किया गया है कि उनका कावेरी इंजन जो कि UCAV में इस्तेमाल करने के लिए विकसित किया जा रहा है, तो उसे अब इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। यानी कि अब ये जो इंजन है ये फ्लाइंग टेस्ट बेड पर इंटीग्रेट करके रियल वर्ल्ड में टेस्ट करने के लिए तैयार है। और उसी दौरान इस इंजन की इंड्योरेंस, इसकी एफिशिएंसी, ये सभी प्रूफ की जाएंगी। और डीआरडीओ लैबोरेटरी इस इंजन को कावेरी 2.0 प्रोग्राम के तहत और भी रिफाइन करने पर लगातार काम कर रही है। और कावेरी 2.0 प्रोग्राम के तहत इस जेट इंजन को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स में भी इस्तेमाल किया जा सके तो उस लायक बनाया जाएगा।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में भारत के स्वदेशी तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स के कुछ क्रिटिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएंगे और इन ट्रायल्स में तेजस फाइटर से अस्त्र BVR मिसाइल्स, स्वदेशी तौर पर बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और इसराइल की एल्टा रडार की टेस्टिंग भी शामिल रहेगी। और जैसे कि तय किया गया कि सभी जरूरी सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद जो पहला तेजस मार्क 1 फाइटर है वो 31 मार्च तक भारतीय वायुसेना को डिलीवर होना है। बाकी HAL US फर्म GE एरोस्पेस के साथ भी इंजन्स की डिलीवरी को तेज करने के लिए लगातार बातचीत कर रही है। बाकी जो GE एरोस्पेस है तो उसने फिलहाल अभी 99 इंजन्स को शेड्यूल पर डिलीवर करने के लिए कोई ऐसा कमिटमेंट तो नहीं दिया है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक US इंजन मेकर ने इंडियन डेलीगेशन के लिए इस बात के संकेत दिए हैं कि इंजन के जो प्रोडक्शन इश्यूज थे उन्हें रिजॉल्व कर लिया गया है और इंजन्स की पहली यूनिट्स मार्च 2025 से सप्लाई होनी शुरू होगी। यानी कि भारतीय वायुसेना को शुरुआत के जो तेजस मार्क 1 फाइटर्स मिलेंगे तो उनकी डिलीवरी जो रिजर्व इंजन्स थे उनके साथ होने वाली है और फिर जैसे ही GE की तरफ से नए इंजन्स की सप्लाई शुरू होगी तो फिर उन रिजर्व इंजन्स को नए इंजन से रिप्लेस किया जाएगा। बाकी जनवरी के महीने में जो तेजस फाइटर से अस्त्र मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और रडार सिस्टम्स की टेस्टिंग होनी है तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बस देखना यह है कि 31 मार्च तक जो पहला तेजस मार्क 1 फाइटर भारतीय वायुसेना को डिलीवर करने के लिए डेडलाइन सेट की गई है तो इस बार भी ये डेडलाइन मीट होती है या फिर ये डेडलाइन भी डेड हो जाती है, क्योंकि अभी भी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजन्स की फाइनल डिलीवरी को लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं मिली है। बस एक उम्मीद जताई जा रही है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसे कोई कमिटमेंट नहीं दी गई है। और जब तक कि GE की प्रोडक्शन लाइन से पहले इंजन्स रोल आउट नहीं हो जाते तब तक ये भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि जो GE है वो हर साल भारत को कितने इंजन डिलीवर कर पाएगी। तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से सूचित किया गया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर रीजन पर एयर स्ट्राइक कंडक्ट करी थी और इस एयर स्ट्राइक में 46 इनोसेंट सिविलियंस की जान गई है और इस एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक नए तनाव को बढ़ा दिया है। और तालिबान सरकार के प्रवक्ता की तरफ से बताया गया है कि इस एयर स्ट्राइक में जो 46 जाने गई हैं तो उनमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं हैं और जबकि 6 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं और उनमें भी अधिकतर बच्चे ही हैं। और जबकि पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि उसकी जो एयर स्ट्राइक थी तो वो एक टारगेटेड स्ट्राइक थी जिसमें आतंकी हाइडआउट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है और इसमें पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। और अब पाकिस्तान के इस अनप्रोवोक एयर स्ट्राइक के बाद से तालिबान की तरफ से भी ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। और जबकि इंडिया टीवी की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि अभी कुछ ही दिनों पहले 15 और 16 दिसंबर के बीच में 3POK ब्रिगेड में पाकिस्तानी ISI आतंकी कमांडर और पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स ने एक हाई लेवल की मीटिंग कंडक्ट करी थी। इस मीटिंग में पाकिस्तानी आर्मी के कर्नल तैमूर, मेजर आदिल, आतंकी रफीक नाई सैफुल्ला और शमशेर नाई भी मौजूद थे। और चूंकि फिलहाल अभी घाटी में बर्फ पड़ चुकी है तो ऐसे में घुसपैठ करना आसान नहीं होता है, लेकिन जो पाकिस्तान के SSG कमांडोज हैं वो सिविल यूनिफॉर्म पहनकर आतंकियों के साथ मिलकर LOC के पास ड्रोन्स जैसी टेक्नोलॉजीज की मदद से रेकी करने में लगे हुए हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हाई लेवल मीटिंग में तय किया गया है कि पाकिस्तान ड्रोन्स के जरिए भारत की तरफ हथियार को ड्रॉप करवाएगा और जो आतंकी फिलहाल अभी पाकिस्तानी आर्मी के साथ फॉरवर्ड पोस्ट पर रुके हुए हैं तो उनको मौका देखते ही भारत में घुसपैठ करवाने की कोशिश कराई जाएगी और इसके लिए खास आतंकियों के लॉन्चिंग कमांडर को निर्देश दिए गए। और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी को इस बात का भी डर है कि बॉर्डर के पास के जो लोग हैं उनको भारतीय सेना ने पूरी तरह से मोटिवेट कर दिया है, तो पाकिस्तानी आर्मी की वजह से स्थानीय लोगों को जो दिक्कत हो रही है और उसकी वजह से कुछ पाकिस्तानी इलाकों के लोग भारतीय सेना के संपर्क में सीधे आ गए और उस डर की वजह से पाकिस्तान रात के अंधेरे में LOC के नालों में फायरिंग कर रहा है। बाकी वो बात अलग है कि पाकिस्तान को पता है कि जिनकी भी वो घुसपैठ यहाँ करवा रहा है तो अंत में उनका एक ही परिणाम होना है और वो ये कि उन्हें सीधा डिस्पैच किया जाएगा। कहाँ वो आप सभी जानते ही हैं। और ऐसे भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि बांग्लादेश में भी पाकिस्तान के जो साइऑप्स हैं वो शुरू हो चुके हैं, जिससे बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करके वहाँ के लोगों को ब्रेन वॉश करके उन्हें भारत के खिलाफ एक नए फ्रंट के तौर पर तैयार किया जा सके। बाकी एक अपडेट यह है कि UAVs को साइबर थ्रेट से सिक्योर करने के लिए अब इंडियन आर्मी भारत की जुप्पा जियो नेविगेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ बातचीत में है, जिसमें वो जुप्पा द्वारा विकसित की गई उनकी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को अपने एसेट्स में इंटीग्रेट करेंगे। और इस टेक्नोलॉजी का नाम है सुरक्षा, जो कि भारत का पहला स्वदेशी सॉल्यूशन है साइबर इंट्रूशन जैसे थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए। सुरक्षा एक एज मॉनिटरिंग डिवाइस है जो कि ड्रोन्स और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस के बीच कम्युनिकेशन चैनल्स को मॉनिटर और सिक्योर करने का काम करती है। और अगर इस बीच इन चैनल्स को कोई हैक करने का प्रयास करता है तो सुरक्षा तुरंत ही इस प्रयास को डिटेक्ट कर लेगा और ऑपरेटर्स को इसके बारे में अलर्ट कर देगा ताकि अटैकर को ब्लॉक किया जा सके। और ये साइमल्टेनियसली ड्रोन में रिटर्न टू होम वाली जो कमांड है उसको ट्रिगर कर देगा ताकि ड्रोन सेफली वापस भी आ जाए। यानी कि यह टेक्नोलॉजी ड्रोन्स को हाईजैक होने से बचाएगी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1955 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 3 असम राइफल्स के राइफलमैन दल बहादुर गुरुंग ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आज ही का वो दिन है जब भारत के वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था और आज उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी है।
तो आपके लिए आज का प्रश्न है कि नहीं तो ऐसे मेजर डिफेंस इवेंट्स के बारे में बताइए जो कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के समय हुए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। और बाकी आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाकर नए डिज़ाइंस को चेकआउट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।